बच्चों केमिकल इक्वेशन से शुरू कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 1 है हमारा केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस। तो सबसे पहले समझते हैं केमिकल रिएक्शन होता क्या है। केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक या दो चीज़ें साथ में कंबाइन करती हैं ताकि वो कोई नई तीसरी चीज़ बना सके, ठीक है, या फिर जिसमें एक चीज़ टूटती है कि वो नई एक चीज़ बना सके, नई दो चीज़ें बना सके या नई तीन चीज़ें बना सके, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन में कुछ भी हो सकता है। केमिकल रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, जो बेसिक्स है, बिल्कुल बेसिक्स, वो ये है कि कुछ चीज़ें साथ में कंबाइन करती हैं या कुछ चीज़ें टूटती हैं नई चीज़ें बनाने के लिए, ठीक है। जैसे तुम ध्यान से देखोगे A प्लस बी, ए और बी दो चीज़ें थी, ये दोनों साथ में जुड़ गई। साथ में क्यों जुड़ी ये दोनों चीज़ें? ताकि ये नई चीज़ ए बी बना सके। एक चीज़ थी ए बी, वो टूट गई ताकि वो ए और बी बना सके। तो किसी भी तरीके के केमिकल रिएक्शन में दो चीज़ें जुड़ती हैं या एक चीज़ टूटती है। अब तुम कहोगे यार इसमें तो कुछ टूट भी नहीं रहा, कुछ जुड़ भी नहीं रहा, ये अलग तरीके के केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शंस में कभी कभी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी चेंज होता है नई चीज़ बनाने के लिए। जैसे कि ये ए बी था, अब ये ए सी हो गया, है ना। ए बी से क्या हो गया, ए सी। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया, पहले ए बी था, अब ए सी हो गया और बी अलग बन गया। तो केमिकल रिएक्शन में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है रिएक्टेंट, एक होता है रिएक्टेंट जो टूटता है या जुड़ता है या अपनी स्ट्रक्चर को चेंज करता है ताकि वो एक नई चीज़ बना सके। ये जो चीज़ बनती है इसे बोला जाता है प्रोडक्ट। क्या बोला जाता है? प्रोडक्ट। तो एक केमिकल रिएक्शन में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है रिएक्टेंट साइड और एक होता है प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट साइड जो रिएक्ट करा, प्रोडक्ट साइड जो रिएक्टेंट के रिएक्ट करने से बना। तो व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? साथ साथ लिखते रहो बच्चों, साथ साथ नोट्स लिखने हैं इसमें। अब लिखो, केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस in which one or more substances, the reactants, जिन्हें क्या बोला जाता है? reactants, are converted to one or more different substances, the products, ठीक है। मतलब जिसमें एक ऐसा प्रोसेस है केमिकल रिएक्शन जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस, जिन्हें रिएक्टेंट बोलते हैं, वो चेंज कैसे होते हैं? तो जुड़ के, या तो टूट के, या तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज करके वो डिफरेंट तरीके के सब्सटेंसेस बना लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स। अब जो है केमिकल रिएक्शन में एक लॉ हमेशा चलना चाहिए, दैट इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता था कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो नया मास बनाया जा सकता है, ना पुराना मास बर्बाद किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। तो समझो अगर ये रिएक्शन है A प्लस बी गिव्स ए बी, तो इस रिएक्शन में जितना मास A का होगा प्लस जितना मास B का होगा वो इक्वल होना चाहिए जितना मास ए बी का होगा। मतलब मास ऑन द रिएक्टेंट साइड इन अ केमिकल रिएक्शन, हमेशा याद रखना, इन अकॉर्डेंस टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन अ केमिकल रिएक्शन, मास ऑन द, मास मतलब टोटल मास, सब चीज़ों का मास, जितनी भी रिएक्टेंट साइड पे चीज़ें, टोटल मास ऑन द रिएक्टेंट साइड should be equals to the total mass on the product side। ठीक है बच्चों, क्या याद रखना हमें कि जो एक केमिकल रिएक्शन है उसमें जो टोटल मास होता है ऑन द रिएक्टेंट साइड,
रिएक्टेंट साइड की तरफ जो टोटल मास होता है वो इक्वल होता है टोटल मास ऑन द प्रोडक्ट साइड के। तो एक चीज़ होती है बैलेंसिंग का केमिकल रिएक्शन। बैलेंसिंग का केमिकल रिएक्शन क्यों किया जाता है? बैलेंसिंग का मतलब होता है जितना मास रिएक्टेंट साइड पे उतना ही मास प्रोडक्ट साइड पे हो। तो बैलेंसिंग किया जाता है टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो लिखा है ना, द केमिकल इक्वेशंस नीड टू बी बैलेंस्ड so that it follows the law of conservation of mass. A balanced chemical equation occurs. देखो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, समझो यहाँ पर था a प्लस बी, उसने दे दिया 2ab। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ रिएक्टेंट साइड पे a एक था, कितने एटम थे ए के? एक थे। बी के कितने एटम थे? एक थे। पर प्रोडक्ट साइड पे ए के कितने एटम थे? 2। बी के कितने एटम थे? 2, है ना? क्या इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर ए का एटम था 1, बी का एटम था 1, पर यहां पर ए का एटम था 2, बी का एटम था 2। तो ये रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में जितने नंबर ऑफ एटम्स ऑन द रिएक्टेंट साइड होंगे उतने नंबर ऑफ एटम्स ऑन द प्रोडक्ट साइड भी होंगे, हर एक एलिमेंट के। जैसे अगर ए का यहाँ पर एक एटम है और यहाँ पर 2, तो अगर ये बैलेंस्ड होती तो यहाँ पर भी 2 होते, यहाँ पर भी 2 होते। अगर ये बैलेंस्ड होती तो बी के यहाँ पर भी 2 होते, बी के यहाँ पर भी 2 होते। तो हर इंडिविजुअल एटम का जो नंबर है वो इक्वल होना चाहिए ऑन द प्रोडक्ट एंड द रिएक्टेंट साइड, तभी हम कहते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन इज बैलेंस्ड। तो देखो ध्यान से क्या लिखा है, अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन अकर्स व्हेन द नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑफ एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट साइड, है ना, इज इक्वल्स टू द नंबर टू दैट ऑफ द प्रोडक्ट साइड। मतलब हर एक एटम का जो नंबर है रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड पे वो इक्वल होना चाहिए। अभी भी नहीं समझे तो एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो ये एक एग्जांपल है जिसमें C3H8O2 प्लस O2, मतलब एक केमिकल रिएक्शन दे रखा है। केमिकल रिएक्शन कहाँ से आया हमें इस पे फोकस नहीं करना है, हमें देखना है क्या ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं। तो इसके लिए मैं नंबर ऑफ एटम्स लिखूंगा, मतलब कार्बन के एटम देखूंगा, हाइड्रोजन के एटम देखूंगा, ऑक्सीजन के एटम देखूंगा। कार्बन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन क्यों देखा? क्योंकि यही 3 एटम इस केमिकल रिएक्शन में है। मॉलिक्यूल और एटम में फ़र्क होता है बच्चों। मॉलिक्यूल हुआ H2O, H2O में एटम हुए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, तो फ़र्क याद रखो। तो अब ये होती है रिएक्टेंट साइड, ये होती है प्रोडक्ट साइड। अब जो रिएक्टेंट साइड होती है उसमें कार्बन के एटम देखते हैं। कार्बन के एटम रिएक्टेंट साइड पे हैं 3 कैसे हुए यार? C3 लिखा तो है। H के कितने हैं? 8 लिखा तो है। O के कितने हैं? 2 लिखा तो है। H2O में अब मतलब प्रोडक्ट साइड में, ये प्रोडक्ट साइड है, C का एटम है 1 कैसे हुआ यार? C के साथ कुछ नहीं लिखा तो ये 1 ही हो गया ना, C1, H2 और O3, ठीक है, समझ आई बात? तो इस हिसाब से C=3H8O2, रिएक्टेंट साइड पे 3 कार्बन है, हाइड्रोजन 8 है, ऑक्सीजन 2 है, पर प्रोडक्ट साइड पे कार्बन तो 1 है, तो मतलब कार्बन बैलेंस नहीं है। एक भी एलिमेंट बैलेंस नहीं है तो पूरा का पूरा रिएक्शन बैलेंस नहीं है। वैसे देखा जाए तो H और O भी बैलेंस नहीं है, पर तुम्हें H और O को सबसे लास्ट में देखना होता है। उनके अलावा जो सारे एटम्स हैं सबसे पहले उनको बैलेंस करो, सबसे पहले उनको बैलेंस करा जाता है जो कार्बन या हाइड्रोजन के वो हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के अलावा हैं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं ये था एक अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ये क्या है? एक अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में क्या होना चाहिए था? C3 होना चाहिए था दोनों साइड, H8 होना चाहिए था दोनों साइड,
O10 होना चाहिए था। अब ये 10 वगैरह कहाँ से आ जाता है? जैसे ये रिएक्शन देखो, इसमें इस साइड भी 3 कार्बन है, 3C इस साइड भी 3 कार्बन है। इस रिएक्शन में H8 है, इस रिएक्शन में 4H2 है, 4 इंटू 2 8, तो हाइड्रोजन 8 है। इस साइड 5O2 मतलब 5 इंटू 2 ऑक्सीजन के एटम 10 ऑक्सीजन है। यहाँ पर पहले है 4O, H2O का 4O मतलब 4 ऑक्सीजन के एटम, 3O2 मतलब 6 ऑक्सीजन के एटम, तो 4 प्लस 6 टोटल कितने हुए? 10। तो यहाँ पर प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड दोनों पे जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो क्या हैं? इक्वल है। तो ये केमिकल रिएक्शन इज अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। अब रिएक्शन बैलेंस किया कैसे जाता है? तो सबसे पहला स्टेप है, जो रिएक्शन तुम्हें दे रखा है उसके नंबर ऑफ एटम्स लिख लो दोनों तरफ, ऑन द प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। अब H और O के अलावा कौन से एटम्स बचे वो देखो। यहाँ पर बचा C। सबसे पहले C को बैलेंस करेंगे, सबसे पहले C को बैलेंस करेंगे। यार अब C को कैसे बैलेंस करें? बैलेंस करने का एकमात्र तरीका है कि जिस साइड कम है, जिस साइड वो नंबर ऑफ एटम कम है उस साइड फोकस करो। तो सबसे पहले मैं C पे फोकस कर रहा था, C कम है प्रोडक्ट साइड पे, C प्रोडक्ट साइड पे है 1 और रिएक्टेंट साइड पे है 3। मैं 1 को 3 कैसे बना सकता हूँ? 3 से मल्टीप्लाई करके। अब 3 से किसको मल्टीप्लाई करूँगा? प्रोडक्ट साइड पे उस कंपाउंड को 3 से, उस मॉलिक्यूल को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा जिसमें C है। तो C है CO2 में, तो मैंने CO2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 3CO2 हो गया। ये क्या हो गया? 3CO2। तो अब जो मेरा केमिकल रिएक्शन बना है वो बन गया ये, है ना? तो अब यहाँ पर भी C3 है, यहाँ पर भी C3 है, पर H देखते हैं। H रिएक्टेंट साइड में 8 है, पर प्रोडक्ट साइड में 2 है। ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 2 है, पर प्रोडक्ट साइड में H2O से 1, 3O2 से 6, तो टोटल कितने हुए? 7। तो मतलब ऑक्सीजन कितने हैं? 7। तो क्या पूरा रिएक्शन बैलेंस हुआ है? नहीं, अभी सिर्फ कार्बन बैलेंस हुआ है। पूरा रिएक्शन तब बैलेंस होगा जब तीनों के तीनों C, H और O तीनों के तीनों इक्वल नंबर पे होंगे प्रोडक्ट साइड और आइदर साइड पे, है ना? तो अब ये रूल पढ़ो, सबसे पहले जो है हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से हाइड्रोजन के लिए जाएंगे। सबसे पहले अगर किसी चीज़ में 3, 4, 5, 6 किसी बहुत तरह के एटम है, H और O को लास्ट में करो, सबसे पहले उनके अलावा बाकी सारे एटम्स को करो। पर जब बाकी सारे एटम्स हो जाए फिर H और O को करो। H और O में से H को पहले करो, O को बाद में। तो H को देखते हैं। H बचा था, इस साइड 2 था, इस साइड 8 था, है ना? तो हमें किस साइड कंसंट्रेट करना होता है बच्चों? हमें उस साइड कंसंट्रेट करना होता है जहाँ पर चीज़ कम हो। तो यहाँ पर H कम है, तो मुझे इस साइड कंसंट्रेट करना है। यहाँ पर 2 है, वहाँ पर 8 है, 2 से 8 बनाया जा सकता है इंटू 4 करके। इंटू 4 किसको करूँगा? वो कंपाउंड को जो प्रोडक्ट साइड पे है। क्यों करूँगा प्रोडक्ट साइड पे? क्योंकि प्रोडक्ट साइड पे कम है, मल्टीप्लिकेशन कम वाली साइड पे की जाती है। प्रोडक्ट साइड पे और जिसमें हाइड्रोजन है, ऐसा कौन सा था जो प्रोडक्ट साइड पे और जिसमें हाइड्रोजन है? ये H2O। तो अब मेरा ये बन गया 4H2O। तो अभी तक मेरा ये रिएक्शन बन गया C3H8 प्लस O2 4H2O प्लस 3CO2, है ना? तो इस हिसाब से अब मैं अपना H देखता हूँ, 4 इंटू H2 8, 8 C3 3, 3CO2 3C, है ना? अब O2 यहाँ पर है सिर्फ 2, पर यहाँ पर देखो 4H2O के हिसाब से तो ये हो गया 4, ये 3O2 के हिसाब से हो गया 6, तो 4 प्लस 6 10, यहाँ पर है 10। अब मेरे को ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पे कम है, कितना कम है? यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 2 है, 2 से 10 क्या मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं? इंटू 5। तो किस साइड पे मल्टीप्लाई होना चाहिए? ऑन द रिएक्टेंट साइड, क्योंकि रिएक्टेंट साइड पे कम है।
तो रिएक्टेंट साइड पे कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसमें O था, O2, तो अब ये हो जाएगा 5O2। तो अब मेरा जो फाइनल रिएक्शन बनेगा, फाइनल रिएक्शन इसलिए बनेगा C3H8 प्लस 5O2 प्लस 4H2O3CO2। तो मेरा पूरा का पूरा रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। समझ आई बात? ये है मेरा बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। सर अभी भी नहीं समझे और फिर से समझाओ। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं Fe प्लस H2O का Fe3O4 प्लस H2 बना रहा है। मैं लूँगा, सबसे पहला स्टेप करूँगा, रिएक्टेंट साइड पे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स लिखूँगा और प्रोडक्ट साइड पे एलिमेंट्स लिखूँगा। ठीक है, नंबर ऑफ़ एटम्स, किस किस के नंबर ऑफ़ एटम्स? 3 चीज़ें हैं जी रिएक्शन में, एक है Fe, एक है O और एक है H। Fe इस साइड पे तो सिर्फ एक ही दिख रहा है, इस साइड पे Fe3 है तो 3 दिख रहे हैं। तो रिएक्टेंट साइड पे Fe था 1, प्रोडक्ट साइड पे था 3। O देखते हैं, O इधर दिख रहा है H2O का सिर्फ एक O, Fe3O4 में 4 O, तो इधर एक O, इधर 4 O। हाइड्रोजन H2O सिर्फ 2 और उधर भी 2, तो हाइड्रोजन तो बैलेंस है। पर हो सकता है कि जब मैं बाकी चीज़ों को बैलेंस कर रहा हूँ तो हाइड्रोजन की बैलेंसिंग थोड़ी सी हिल जाए। तो सबसे पहले मैं उस पर फोकस करता हूँ, उस पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस करता हूँ जो पर्टिकुलर चीज़ H और O के अलावा है। H और O के अलावा यहाँ पर है Fe। आई विल फोकस ऑन Fe। Fe को बैलेंस करना है तो Fe किस साइड कम है? रिएक्टेंट साइड पे कम है। कितना कम है? 3 कम है। तो रिएक्टेंट साइड पे जो भी Fe का मॉलिक्यूल है उसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। Fe का मॉलिक्यूल कौन सा है? सिर्फ Fe ही है, तो Fe को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 3Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2, है ना? तो अब ये रिएक्टेंट साइड, ये प्रोडक्ट साइड, ये Fe है, ये H है और ये O है। जो Fe होता है वो रिएक्टेंट साइड पे कितना होता है? 3, प्रोडक्ट साइड पे कितना होता है? 3। जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन है, वो कितना है? 2। यहाँ पर कितना है? 2। ऑक्सीजन यहाँ पर है सिर्फ H2O का 1, वहाँ पर है F3O4 का 4। तो हाइड्रोजन तो बैलेंस है, हमने पढ़ा था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब बचेंगे तो हाइड्रोजन को बैलेंस करो, पर हाइड्रोजन तो अभी तक बैलेंस्ड है। तो अब हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन किस साइड कम है? रिएक्टेंट साइड पे कम है। कितना कम है? 4 से कम है। तो रिएक्टेंट साइड पे जो मॉलिक्यूल है जिसमें ऑक्सीजन है, मतलब H2O, उसे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये रिएक्शन बन जाएगा 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। अब देखते हैं रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड लिखते हैं। Fe, H और O। Fe क्या होता है? Fe के तो 3 एटम थे यहाँ पर, 3 एटम थे यहाँ पर। O के अब यहाँ पर 4H2O में 4O, तो यहाँ पर भी 4 हो गए। O4 में वहाँ पर भी 4 थे। पर अब हाइड्रोजन देखो, 4H2 मतलब यहाँ पर 8 हो गए और वहाँ पर सिर्फ H2, तो यहाँ पर सिर्फ 2 हो गए। तो अब हाइड्रोजन तो अनबैलेंस्ड हो गया। आप ससुरा हाइड्रोजन को बैलेंस करो। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? हाइड्रोजन किस साइड पे कम है? प्रोडक्ट साइड पे। कितना कम है? यहाँ 8 है, यहाँ 2, तो 2 × 4 कर सकते हैं। मतलब किससे मल्टीप्लाई करेंगे? उस पर्टिकुलर एलिमेंट से या उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल से या उस पर्टिकुलर कंपाउंड से जिसमें हाइड्रोजन है, वो है यहाँ पर। तो 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2, है ना? अब देखो ध्यान से, रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड, Fe33
H 4H2 का 8, 4H2 का 8, ऑक्सीजन 4O मतलब 4, Fe3O4 मतलब 4। तो ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, क्योंकि जितने एटम Fe के रिएक्टेंट साइड पे हैं उतने ही प्रोडक्ट साइड पे हैं, जितने एटम H के रिएक्टेंट साइड पे हैं उतने ही प्रोडक्ट साइड पे हैं, जितने एटम ऑक्सीजन के रिएक्टेंट साइड पे हैं उतने ही प्रोडक्ट साइड पे हैं। तो ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। तो ये हमारी पहली क्लास थी पूरी की पूरी। इसको दोबारा देखो, अच्छे से नोट्स लिखो। चलो ओके बच्चों।